सभी छोटे बड़े किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं एक नए फार्म पर और यहाँ के ओनर से बात करेंगे और उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा पिगरी में वो आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसा कि काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि सर कितना प्रॉफिट है इस बिज़नेस में और क्या खर्चा आ जाता है यदि हम एक नया फार्म स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि आप देख भी सकते हैं शेड जो है इनके पास में 4-5 शेड इन्होंने बना रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर ये पिगरी कर रहे हैं। तो उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। तो आइए मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। तो सर आप कब से पिग फार्मिंग कर रहे हैं? भाई मुझे 2.5 साल हो गए पिग फार्मिंग में। तो सर आपके मन में कहाँ से विचार आया था और कहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये फार्म अपना? विचार तो भाई मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, देखा भी यूट्यूब पे वगैरह पे भी देखा, फिर अपने थोड़ी रिसर्च की, उसके बाद देखा कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा सर, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं एथलेटिक्स करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो सर जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो कितने जानवर आप स्टार्टिंग में लेकर आए थे और आज की डेट में आपके पास में कितने जानवर हैं? हम लेकर आए थे सर 12 फीमेल थी प्रेग्नेंट और 30 बच्चे थे। हाँ जी, उतने लेकर आए थे और आज के टाइम में करीब 600 जानवर हैं हमारे पास। 600 जानवर हैं। तो सर देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ से होगा कि सर पिगरी में ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस समझते हैं आप? ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारे डाउट्स रहते हैं वो ट्रेनिंग में ही क्लियर हो पाते हैं और जो थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है। सबसे मेन तो ये है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकली सारे सब चीज़ हम सोच लें कि हम कॉपी पे कर लें, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो हमारी ट्रेनिंग से ही क्लियर होती है। जी सर। तो सर क्या आप भी ट्रेनिंग देते हैं? जैसा कि आपका फार्म हमने देखा है काफ़ी अच्छे लेवल पे आपकी फार्मिंग है। हाँ जी सर, दे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्यों नहीं देते। तो किसान भाइयों, यदि आप ट्रेनिंग के लिए सर से संपर्क करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप अपना नाम भी बता दीजिए और आपकी फार्म की लोकेशन भी। शुभम नाम है सर मेरा और फार्म है हमारा छपार मुजफ्फरनगर में, हरिद्वार रोड पड़ती है, ओन हाईवे से 200 मीटर अंदर ही है, छपारी गांव पड़ता है। अच्छा सर, देखिए अब जैसे कुछ फार्मर जो हैं एक नए ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम कितने जानवर से उनको स्टार्ट करना चाहिए? कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि बच्चे लें या फिर मादा लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मादा लो, बच्चे लो, गिल्ट लो कुछ भी, कम से कम ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। जी भाई आप अगर 10 फीमेल से स्टार्ट कर रहे हो प्रेग्नेंट से, लेकिन आपको ना एक रोटेशन पे लाना पड़ेगा फार्म। अगर इसमें कमाई है ना तो एक रोटेशन पे कमाई है जाके। ये नहीं है कि आप 10 फीमेल ले रहे हैं तो एंड तक आप 10 ही फीमेल रखोगे, उसमें कमाई हो जाएगी। मेरा तो मानना, देखो मेरा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें तो फिर वो उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा फार्म एक्सीड करना पड़ेगा, फार्म बढ़ाना पड़ेगा। और ये मान के चलो सर, करीब करीब मेरे आपको रोटेशन सेटअप करने के लिए करीब करीब 50 बच्चे हर महीने निकालने पड़ेंगे, इसमें फिर आपको कमाई नज़र आने लगेगी। अच्छा सर, यदि हम बात करें रोटेशन की, जैसे आपने बताया, तो कितनी फीमेल आपके पास में होनी चाहिए कि हम एक रोटेशन बना सके मंथली, जो आपने अभी बताई बात? 40 से 50 फीमेल अपने पास होनी चाहिए कि जिससे हम अपना रोटेशन सेट कर सकें। और ये मान के चलो इतनी फीमेल पे 60 से 65 बच्चों का हर पर मंथ, 50 से 60 बच्चों का पर मंथ का रोटेशन सेटअप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा सर, तो जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है इस बिज़नेस में, तो लॉस तो नहीं कह सकता मैं कि लॉस है। देखो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं लॉस मुझे तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट हाँ ये है कि जितना सोचते हैं उससे थोड़ा कम है प्रॉफिट। सोचते हैं कि इसमें 50% प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। 25 से 30% प्रॉफिट है, आराम से है, बिना किसी टेंशन के। 25 से 30% आराम से प्रॉफिट है। बाकी हम अपना, अगर हमारा मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारे फार्म पे क्या स्थिति है, बीमारी की क्या स्थिति है, वो उससे हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। वो हमारे हमारे हाथ में होता है। वो भी ये नहीं है कि हम डबल कर लेंगे, डबल नहीं होगा, 5 से 10% का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा तो सर जैसे अभी आपने बताया कि 2 से ढाई साल आपको हो गए हैं, तो इन सालों में आपको किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा हो नहीं, अपने फार्म पे? गंभीर बीमारी तो किसी का सामना नहीं करना पड़ा। नॉर्मल बीमारी रही है, नॉर्मल रही है। दूसरा ऐसी रही है जो
बिल्कुल अपने हाथ में है। कोई अलग से कुछ आज तक ऐसी बीमारी देखी नहीं है हमने, गंभीर किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो सारे जानवरों में होगी। थोड़ा सा अपना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और अपने वैक्सीनेशन टाइम पे दे देते हैं जानवरों को, और ज़्यादा एंटर किसी को नहीं करने देते कि कोई भी कहीं से भी आ जाता एंटर हो गया, ऐसा भी तो उसका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए हम इतना ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला अभी तक 2.5 साल में, कुछ भी हमें ऐसा इस तरीके का देखा नहीं। अच्छा सर, जो इसमें मेन बीमारी होती हैं पिग्स में, तो वो कौन कौन सी होती हैं? जो मेन बीमारी होती है, मतलब एक तो नॉर्मल बीमारी हो गई, देखो आप इसका जो हो गई हमारा बुखार, टेम्परेचर वगैरह, लूज मोशंस वगैरह, जी। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बीमारी। और बाकी जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है, मेरे मानने में सबसे ज़्यादा हम जो ध्यान रखते हैं, किस चीज़ का रखते हैं ज़्यादा, स्वाइन फीवर का ध्यान रखते हैं। स्वाइन फीवर का ध्यान रखते तो जरूर हैं हम, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि हमारे अभी तक वैसा यहाँ देखा जाए कि आई नहीं, ठीक है, स्वाइन फीवर नहीं आई है अभी तक यहाँ। लेकिन जो मेन बीमारी है ना जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है सर एफएमडी। एफएमडी बहुत मेन बीमारी है, वो यहाँ पे आ चुकी है, मतलब आती है मेनली। वो गाँव में जानवरों को, जो भैंस हो गई, इनको भी आती है, वो इनको भी इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पिग को ही करती है एफएमडी। और वो यहाँ पे है, स्वाइन फीवर नहीं है यहाँ पे इतनी, मुझे तो लगता नहीं कि आसपास के फार्म पे किसी का स्वाइन फीवर आया भी होगा, लेकिन एफएमडी आई हुई है। इसलिए मेन है सर एफएमडी का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी वैक्सीनेशन उसके टाइम पे, जो उसका क्रूशियल टाइम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये इनमें ध्यान रखना पड़ता है उसका, जानवर का। अच्छा सर, साल में कितनी बार वैक्सीनेशन होती है जो आपने एफएमडी की सर साल में 2 बार वैक्सीनेशन होती है। सर एक बार टाइम बताइए आप, ताकि और फार्मर भाइयों को पता चले कि कब कब उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। देखो सर, एक चीज़ देखी जाए तो जानवर को जो वैक्सीन होगी ना एफएमडी की, तो करीब बरसात के मौसम से पहले ही देनी चाहती है, अच्छा, ताकि वो इम्यून हो जाए उस बीमारी से। इम्यून ही हो पाएगा, ये नहीं है कि सिक्योर हो जाएगा, इम्यून ही होगा, उस बीमारी को झेलने की शक्ति आ जाएगी उसमें। और बाकी तो अपना जैसे आपको ये मानो, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने में अपने फार्म में कम से कम एंट्री दे। जो आपके ट्रेडर्स हो गए, जो माल इकट्ठा करते हैं, उनको कम से कम एंट्री दें। जी सर। बेफालतू में भी किसी को ना बढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम पे इसका पीक टाइम होता है। बरसात के टाइम में इसका पीक टाइम होता है, थोड़ा सर्दी के टाइम में जो ये टाइम होता है, तो इस टाइम पे उसका पीक टाइम होता है। अच्छा सर, जैसे हम छोटे से छोटे स्तर से यदि स्टार्ट करें तो कितना बजट एक फार्मर के पास में होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि हम यदि किसी से पूछें कि आपका कितना बजट है, तो ये बताते हैं कि मेरे पास में 7-8 लाख रुपए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि 7-8 लाख रुपए में वो पिग फार्मिंग कर सकता है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है, 7-8 लाख रुपए में कोई पिग फार्मिंग नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और भाई अगर किसी ने कर रखी हो तो पता नहीं, लेकिन हाँ देखो, अगर 7-8 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, वो अपने स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। आज के टाइम में मुझे तो लगता है कि 7 लाख रुपए में स्ट्रक्चर ही बनकर तैयार होगा मेरे हिसाब से। नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो उसके हिसाब का नहीं होगा, वो भी स्टार्टअप के लिए ही होगा। 7 से 10 लाख रुपए में स्टार्टअप ही होगा आपका, ठीक है। और दूसरा फिर फीड की तो हमारी 60% कॉस्ट तो हमारे एक रनिंग पिग फार्म को करने के लिए 60% तो फीड की कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें आप ये मान के चलो, अब अगर आप 7 लाख रुपए हैं तो आप क्या जानवर भी लाने होंगे, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, और उसको बढ़ाने के लिए फिर फीड की भी कॉस्ट चाहिएगी। तो मेरे हिसाब से 7 लाख रुपए इनफ नहीं होगा। अच्छा सर, एक जानवर जो है लगभग कितने समय में तैयार हो जाता है और कितना फीड वो खाता है? तो जानवर करीब करीब ये मान के चलो हमारा 7 से 8 महीने लेता है पूरा 100 किलो का होने में। 100 किलो का भी नहीं, कुछ 100 किलो पार हो जाता है, कुछ 100 किलो के अंडर रह जाते हैं। सच्चाई तो देखो यही है, और कोई भी कुछ कहे तो मैं तो देखो मुझे नहीं पता किसी का क्या चल रहा है। मेरे यहाँ की सच्चाई यही है, 7 से 8 महीने में तैयार होता है। दूसरा करीब ये मान के चलो सर 10,000 रुपये का उस पर टोटल खर्चा आता है, वैक्सीन हर चीज़ का, लेबर कॉस्ट वगैरह। 10 कुछ पे 10,000 अप, कुछ पे 10,000 डाउन, हम ओवरऑल 10,000 लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो एक बच्चा एंड में आपको कितना रुपए लगभग दे देता है, जो आज का रेट चल रहा है अभी? आज के करंट के रेट के हिसाब से देख के देखो सर, ऐसा ही फीड महंगा हो रहा है, ऐसा ही इधर को महंगा हो रहा है कि जानवर के रेट बढ़ रहे हैं, सबको पता है, जी। ठीक है। रेट सबको पता है, फीड के भी रेट सबको पता है।
बाकी 3,000 रुपये के आसपास, 3,000-3,500 रुपये के आसपास जानवर छोड़ जाता है। अच्छा सर, इसके अलावा आ, जैसे कि मैंने आपका स्ट्रक्चर देखा है, आधा ओपन है और आधा आपने क्लोज कर रखा है मतलब, तो इस तरह के शेड को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है या फिर जो झोपड़ी टाइप के होते हैं उसमें थोड़ा खर्चा आ जाता है, और दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, किस तरह का फार्मर को बनाना चाहिए? सर देखो, इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह अलग है, वो इसकी उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। ये जो आधा ओपन और आधा कवर्ड है, इसमें क्या होता है, ये इसका चलो ये तो अलग बात है कि आधा ओपन आधा कवर्ड, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक झोपड़ी नुमा बनाने में क्या होता है, ज़्यादातर फार्मर पाइप्स यूज़ कर देते हैं बीच में। पाइप का यूज़ करना, चलो उसका भी फ़ायदा है। पाइप यूज़ करोगे तो आप सभी जानवरों पे इकट्ठे एक बरगे में निगाह एक बार आपको देख सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, हवा का जो होगी वो सभी जानवरों पे होगा, ठीक है। टेम्परेचर से थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, तो आपको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर्दियों में, और ओपन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर्दियों में। लेकिन इसका उसमें ये है कि अगर कोई बाई चांस कोई बीमारी हो गई, लूज मोशंस बच्चों को, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, वो डिलीवरी हुई है, उसके बच्चों को कोई लूज मोशन डायरिया हो गया, डायरिया भी एक लगने वाली बीमारी होती है सर, ठीक है। और डायरिया हो गया तो आप ये मान के चलो पास में ही पाइप का ही हो गया अंतर दोनों में, और पाइप का अंतर हो गया तो वो आपस में टच होते हैं, वो बीमारी फैलने के चांस, डायरिया फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है ये फार्मों में कि अगर एक बच्चे को, किसी बच्चे को कुछ दिक्कत होगी तो वो बच्चों में फैल जाती है, वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम बच्चों में फैल जाती है, जल्दी फैल जाती है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं फैलती जल्दी से। अगर एक चैम्बर में मादा में है तो वो उसी में रहने के चांस ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कहता कि फैलती नहीं है, फैल जाती है, 1 या 2 में फैल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में फैल जाएगी। जी, तो सर जैसे अभी आपने बताया डायरिया, तो ये बीमारी किस मौसम में आती है? और जैसा कि हमने काफ़ी फार्मों पे देखा भी है, तो काफ़ी बच्चे इसमें जो है एक्सपायर कर जाते हैं। ये ज़्यादातर सर देखो आते गर्मियों में, जब वो लू चलती है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आती है ये। तो सर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं फिर? ट्रीटमेंट सर देखो, ज़्यादातर अब अगर हम देखें उस टाइम पे, एक तो जानवरों को गर्मी से बचा कर रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे हो गए ना, छोटे बच्चे, वो ज़्यादातर माँ पे ही डिपेंड रहते हैं, तो माँ को भरपूर पोषण देना पड़ता है कि भाई उसको दिक्कत ना हो कुछ इस तरीके की। और अगर हमें लगे कि उसका एक वो दूध कितना पिला रही है बच्चों को, क्या स्थिति दूध की है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में दूध सूखता है मादा का, वो उस मात्रा में दूध नहीं पिला पाती बच्चों को जितने उनको ज़रूरत होती है, उसको अलग से पोषण देना पड़ता है। दूसरा, बच्चों का, अगर बच्चे फीड खा रहे हैं तो उनको आप देखोगे कि फीड वेस्ट ज़्यादा करते हैं और खाते कम है, तो उनको थोड़ा ग्लूकोज पाउडर उस फीड में लगा के देना पड़ता है। तो वो उसको क्या होता है, उनकी गर्मी की जो अंदर वो उसको पूरा करते रहते हैं, ग्लूकोज का मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल बनाए रखते हैं बच्चों में, तो उससे डायरिया के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। कम क्या, ना के बराबर हो जाता है, बस उसमें हमारी थोड़ी मेहनत रहती है कि हमें थोड़ा सा केयर ज़्यादा देनी पड़ती है, थोड़ा सा इनको मल्टीविटामिन सिरप जैसे वेमराल वगैरह ये पिलानी पड़ती है एक टाइम पे। और सर्दियों में भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि सर्दियों में डायरिया नहीं होता, हो जाता है सर्दियों में भी डायरिया। वो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे कवर ये रखने पड़ते हैं, ज़्यादा सर्दी लगने पर भी हो जाता है थोड़ा सा आपको। अब जैसे अब ये लास्ट टाइम जो फरवरी और जनवरी जो गई है, जनवरी में आपने देखा होगा कि कितनी बारिश पड़ी थी। जी बिल्कुल। उस जनवरी में बारिश पड़ने का मतलब था कि डबल सर्दी हो रही थी इस तरीके से। 10-15 दिन इतने क्रूशियल थे कि 4-4 दिन तक लगातार जनवरी में बारिश पड़ रही थी, तो सर्दी का हिसाब ज़्यादा ही ख़राब था। तो कवर रखो अपने फार्म को थोड़ा सा, इनको मतलब ये है कि जानवर को कम से कम सर्दी लगे, मतलब एक अगर टेम्परेचर मेंटेन रहे, उनको सर्दी ठंड, अगर मादा को जो मादा दूध पिला रही है उसको ठंड लग गई तो वो बच्चों पर इफेक्ट डालेगा। जी बिल्कुल। अब उसी से बच्चे बीमार होते हैं। अच्छा सर, जैसे आपका काफ़ी बड़ा फार्म है, तो एवरेज लीटर साइज़ की यदि मैं बात करूं तो लगभग कितना रहा? हमारा 9 से 10 का एवरेज लीटर साइज, 9 से 10 का, कभी 9 का, 8 का भी रहा था। 8 का ऐसे नहीं है कि 8 का भी हो जाता है, 8 का भी हो जाता है, 9 का, 10 का, 8 का, 11 का, इससे ऊपर नहीं करो। तो सर जैसे फर्स्ट टाइमर मादाएं होती हैं उनका लीटर साइज़ और जो सेकंड थर्ड होती है उनसे
कम रहता है या फिर बढ़ जाता है जैसे सेकंड या थर्ड टाइम डिलीवरी लेते हैं? जो सेकंड उनका तो बढ़ता ही, ओबियसली उनका तो बढ़ता ही है। सेकंड टाइम की होगी उसका लीटर साइज करीब ये मान के चलो अब 11-12, हमारी ने 15 भी दिए हैं, 15-20-16 भी दिए हैं, इस तरीके का रहता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम की होती है ना उसका 8-7-9 इतना रहता है, ये रहता है। अच्छा और सर, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट वाली जो मादा होगी ना उसका रहना भी इतना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अगर उसने आप ये मानोगे कि आपकी जो फर्स्ट टाइम की फीमेल है उसने ज़्यादा बच्चे दे दिए, बाई चांस आपको 13-14 बच्चे दे दिए, जो फर्स्ट टाइम की मादा ने 13-14 बच्चे दे दिए, लेकिन आप देखना उसमें जो बच्चों का जो साइज होगा ना, जो 2-3 बच्चे होंगे वो छोटे हो जाते हैं। जी, उनका कुछ एक बात देखोगे वो फ़ायदा नहीं देते हमें कुछ भी। जो छोटा साथ में बच्चा थोड़ी मेहनत ज़्यादा उनके साथ में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और एंड टाइम तक अगर हम देखें ना तो वो ऑन एन एवरेज बराबर चल कर देते हैं। वो थोड़ा सा ये रहता है मेरे साथ प्रॉब्लम। अच्छा सर, जैसे आपका बड़ा फार्म है तो हर महीने जो है आपका माल सेल होता है, तो एक महीने में जितना बच्चा आप निकालते हैं, तो यदि उसकी फीड के खर्चे की हम बात करें तो कितना खर्चा आ जाता है? अगर हम फीड का खर्चे की बात करें तो फीड का थोड़ा आप ओवरऑल सारा भी देखें ना हम, तो हम देखते हैं कि फार्म का खर्चा, फीड का खर्चा, ज़्यादातर तो ये मान के चलो कि सारा फीड का ही खर्चा होता है, फार्म का खर्चा तो इतना नहीं हो पाता। अब ये मान के चलो आप टोटल कभी 4,70,000 रुपये, 4,80,000 रुपये के अराउंड हो जाता है पूरे फार्म का? पूरे फार्म का महीने का खर्चा, हर चीज़ पर, फीड, लेबर कॉस्ट वगैरह, बिजली का बिल और आपका एवरीथिंग, उसमें सब चीज़ आ जाएगी। अच्छा सर, माल बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? माल बेचने में तो मुझे लगता नहीं, देखो बच्चे तो बिकते नहीं जी, जल्दी से, बिकते हैं पर जल्दी से नहीं बिक पाते। बच्चे हम बेचते भी नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, फैटनिंग रुकते नहीं, जो फैटनिंग वाला माल होगा वो आपका रुकेगा नहीं। और अगर हम देखी जाए, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि हम फैटनिंग वाला ही माल बेचते हैं। हमारा तो पहले से ही ऑर्डर रहता है, जिससे हमारे जो ट्रेडर्स हैं हमारे पहले से ही जो है लगे हुए हैं, वो पहले से ही हमें बुक करके रखते हैं हमारा सारा माल, अगले महीने का भी माल आज चाहे तो आज बुक कर दें हम। अच्छा सर, जैसे आप तो पुराने फार्मर हो गए हैं, तो आपका क्या मतलब अनुभव रहा, लोगों के फार्म जो है क्यों बंद होते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं कि लोगों के फार्म बंद हो जाते हैं? स्टार्टिंग में वो एक अच्छे लेवल से करते हैं, छोटे लेवल से करते हैं, बट किस तरह की मुसीबत आ जाती है उनके सामने? देखो सर, सबसे पहली बात है फार्म बंद होने के कारण, फार्म बंद होने के कारण ये रहते हैं कि जिस यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं उसको वहीं रोके रखते हैं। अगर हमने 10 से स्टार्ट करा तो 10 ही फीमेल है, वही चला, वहीं से चालू कर दिया, वहीं पे ही है, उसी में वही ब्यारी है, वही। अब 7 महीने का टाइम है, हम आज अपना माल बेच रहे हैं, 1 महीने हो गया, हमें फिर 7 महीने बाद तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अब माल बिकेगा, अब माल बिकेगा। उस बीच का खर्चा, डेली का खर्चा रहता है फार्म पे, तो जी, ठीक है। वो एक हमें देखा चाहे तो वही एक कारण होता है कि सर फार्म बंद हो जाते हैं। इसमें ना सर सबसे मेन है रूटीन। अगर हम अपने फार्म का रूटीन सेटअप कर ले, हर महीने माल हमें 50 बच्चे हमें बेचने ही बेचने, इतना माल हमें बेचना ही बेचना है फैटनिंग का, तो हमारा फिर दिक्कत नहीं होती हमें, ठीक है। हमारा हर महीने माल बिकता रहता है, फीड आता रहता है, खर्चा निकलता रहता है, सब चीज़ अपना प्रॉफिट निकालते रहते हैं। और उसके लिए हमें 2 साल लगते हैं सर, 2 साल हमें पेशेंस बना कर रखनी पड़ती है। थोड़ा सा सोचते हैं कि हम इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता, कि वो सोचते हैं कि सब बोलते हैं कि स्टार्टिंग कितने से हो जाएगी, स्टार्टिंग कितने से हो जाएगी, स्टार्टिंग आप 10 लाख से कर लो, हो जाएगी। लेकिन बात स्टार्टिंग की तो नहीं है, बात तो फिनिशिंग की है। जी, फिनिशिंग कहाँ पे होगी जाकर? फिनिशिंग तो करीब आप ये मान के चलो कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए फिनिशिंग में, और जब तक फिनिशिंग नहीं हुई जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जी, बिल्कुल। मेन तो यही है, स्टार्टिंग मेन नहीं है। स्टार्टिंग तो हम कितने से भी कर लें, स्टार्टिंग तो मैंने 12 फीमेल से करी थी, लेकिन मेरी 12 तो नहीं है, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें कमाई करनी है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। जी, अब ये तो है नहीं मैं आज माल बेच रहा हूँ, अब 7 महीने, 1 महीने में आज माल बेच दिया, अब 7 महीने तक मैं वेट करूँगा, इतने में क्या करूँगा यहाँ पे? अगर हम हर महीने अपना टारगेट नहीं बनाएंगे तो हर महीने का माल नहीं रोकेंगे, वो रूटीन सेटअप करेंगे। रूटीन सेटअप नहीं करते, छोटा सा फार्म बना दिया, छोटा फार्म बना के 4-5 फीमेल ले आए उनके, अब वो ब्याह गई, 7-8 महीने उनको तैयार होने में लगेंगे, फिर वो क्रॉस होंगी, फिर उसका टाइम लगेगा 4-4-5 महीने। अब वो फार्म का खर्चा तो डेली का जाता है, आप डेली जाओगे, आपको पेट्रोल लगेगा, आपका टाइम लगेगा, आप ये मान के चलो वो तो खर्चा जोड़ते ही नहीं है लोग।
जी। टाइम भी तो बहुत अपना खर्च ही है। यस। और आप ये मान के चलो 4 महीने अगर हमने कुछ नहीं बेचा, आपका लोड कितना पड़ेगा फार्म पे? भाई फीड का भी लोड है, ठीक है, और आप जो लेबर की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। अब लेबर कॉस्ट तो वही आपकी 50,000 में डिवाइड हो रही है जी। पर मंथ, और वही आप ईयरली कितना टर्नओवर कर रहे हो? देख के चाहिए, जो छोटा फार्मर होगा वो हद से ज्यादा ये मान के चलो 4-5 फीमेल से 10 फीमेल से ईयरली 150 बच्चे बेच लेगा। जी। 150 बच्चे बेच लेगा, वही तो 150 बच्चों पे लेबर आएगी। लेबर आ गया, लेबर कॉस्ट आ गई, और वही हम हर महीने 50 बेच रहे हैं, अब वही ये मान के 600-700 बच्चों पर कॉस्ट आ गई। जी। तो सर ये क्या स्टार्टिंग से पॉसिबल है रोटेशन का? नहीं, स्टार्टिंग से तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता कि स्टार्टिंग से। हाँ, अगर तुम्हारे पास बजट है, आप तुम करना चाहते हो, आप मेहनत, एक्सपीरियंस हो, सबसे पहली बात है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो वो तो स्टार्टिंग से कर सकता है। अगर मैं आज दूसरा फार्म खोल लूँ, मैं अपना कर सकता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से अपना रोटेशन किस तरीके से जल्दी से जल्दी सेटअप कर दूंगा, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो नहीं कर सकता स्टार्टिंग से। अब पहले मैंने 2 साल तक इसमें रोटेशन सेटअप करने में ही लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस मुझे यहीं से हुआ है जो हुआ है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में से लेकर अब मैंने 2 साल, करीब 2 साल तो नहीं लगे, ये मान के चलो 1.5 से थोड़ा ऊपर लगा था, ठीक है। तो उसमें इतना टाइम लगा हमें रोटेशन सेटअप करने में, तो वो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ हम नीचे से लेके चले थे, जब भी हमें इतना टाइम लग गया। लेकिन जिसके पास बैकअप है और एक्सपीरियंस है वो जल्दी कर देगा। और मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बैकअप है, तो आप टाइम दो। अच्छा तभी है, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको इतनी ज़्यादा फीमेल ले आए, आपने 40-50 फीमेल ले ली, आप सोच रहे हो कि हम जल्दी जल्दी रोटेशन सेटअप कर दोगे, उसमें आप अब होपलेस हो जाओगे, कुछ भी बस की नहीं रहेगा। अच्छा सर, जैसे आपके पास में आज की डेट में कितनी मादाएं हैं? हमारी में सर 52 मादा है आज के डेट। 52। और आपके पास में बोर कितने हैं? हमारे 3 बोर है। तो वो 3 बोर इन 52 को मतलब क्रॉस करवा देते हैं? मतलब आप नेचुरल मैटिंग करवाते हैं या फिर VI नेचुरली नहीं, नेचुरली कराते हैं, वीआई तो नहीं कराते, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, वो 2 जो 3 की जरूरत भी नहीं पड़ती, 2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम 52, अब हमारे पास 52 फीमेल है, जी। तो 52 वो एकदम थोड़ी ना क्रॉस होती है। वो रोटेशन का काम यही तो है सर, कि हर महीने में 10 क्रॉस करानी होती है, 10 वो पूरे महीने में आराम से करते हैं, दो फीमेल 2 बोर। सर किस साइज़ के हैं आपके ये वाले केबिन्स? ये है सर 16 बाय 16 के। 16 बाई 16 के। तो लगभग कितने जानवर आप इसमें रखते हैं? सर इसमें 50 बच्चे जो छोटे होते हैं वो आ जाते हैं आराम से। अंदर से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ओपन है, सिर्फ इन्होंने जो है ये केबिन्स डिवाइड कर रखे हैं। इन केबिन्स का क्या साइज़ रखा है सर? सर ये 7 बाय करीब 12 के है, 7 चौड़ाई है, 12 लंबाई है, 12 ये सभी फैटनर्स हैं? हाँ जी, ये फैटनर से सारे। इनका क्या साइज़ है? सर ये 24 बाय 12। 24 बाय 12। हाँ जी। चलिए सर, आपने काफ़ी जो है अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जो बेसिकली फार्मर्स के सवाल होते हैं उनका आपने हमें जवाब दिया। इसके अलावा सर आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे नए फार्मर्स के लिए? सर मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि अगर किसी को करना है, देखो चलो ठीक है, अपनी चॉइस है, करो, अच्छा काम है, ये नहीं कहता कि बुरा काम है, लेकिन एक लेवल पे अच्छा काम है। आप छोटा सा सोच के चलो कि आप छोटा फार्म खोल लिया, 10 फीमेल, सर बंद होने लग रहे हैं फार्म। वो फार्म बंद होने का कारण यही है कि वो सोचते हैं कि हम बच्चे बेच लेंगे। जो आप ये मान के चलो कि फैटनिंग पर उनके खिलाने के लिए पैसा नहीं बचता, भाई बड़ा करने का पैसा नहीं बिकता, वो सोचता है कि हम बच्चे बेच लेंगे, लेकिन बच्चे सर बिकते नहीं, सच्चाई ये है।
जो छोटा बच्चा होगा वो बहुत मुश्किल से बिकेगा, और जब बिकेगा उस टाइम पे तुम्हारा वो नो मार्जिन लो लॉस का रहेगा, फिर मतलब बराबर रह जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता सर। आज के टाइम में मैं अगर कोई बड़ा फार्म है तो वो तो सर अपनी ब्रीडिंग भी खुद करता है और अपनी फैटनिंग भी खुद ही करता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि ब्रीडिंग पे अगर हम वो खुद करेंगे, हमें 1200 रुपये का बच्चा पड़ता है हमें, तो हम 3000 का क्यों लेंगे सर। सही बात है बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर फार्म खोलना है तो इस हिसाब को खोलो कि आपका महीने का रोटेशन बन जाए, आपके पास इतना बैकअप हो कि आप महीने का रोटेशन सेटअप कर पाए, तो फार्म खोलो। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।